नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, हमने ब्लड का पार्ट 1 पिछले क्लास में पढ़ चुका है। तो आज हम पार्ट 2 की ओर चलेंगे, आगे पढ़ेंगे। प्लेटलेट्स जो बचा हुआ है और उसको भी हम लोग आज क्लियर करेंगे, या आगे और भी वीडियो में क्लियर होगा। आज देखते हैं जितना तक हो पाता। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी जो भी आगे आने वाली वीडियो होगी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट है। क्या है दोस्तों? तो थ्रोम्बोसाइट, इसलिए प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। इसके बाद यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। ब्लड क्लॉटिंग, जब कहीं हाथ या पैर कट जाता है तो जब खून बंद होता है तो किसके कारण होता है? तो थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स के कारण ही खून रुकता है, अर्थात यह रक्त को बहने से रोकता है। रक्त को बहने से कौन रोकता है? तो प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट रोकता है। उसके बाद यह रंगहीन होता है। दोस्तों, थ्रोम्बोसाइट का कोई भी कलर निश्चित नहीं होता। यह अनियमित आकार की कोशिका है जो अत्यधिक बड़ी कोशिका मेगाकैरियोसाइट्स के विखंडन से बनती है। तो प्लेटलेट्स सबसे बड़ी कोशिका है जिसमें क्या होता है कि मेगाकैरियोसाइट्स के विखंडन से इसका निर्माण होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल जो होता है दोस्तों 4 से 5 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? तो 4 से 5 दिनों का होता है प्लेटलेट्स का जीवन काल। उसके बाद प्रति घन मीटर में इसकी संख्या 2 से 3 लाख होती है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है तो प्रति घन मीटर में कितना होता है दोस्तों? तो 2 से 3 लाख होती है। उसके बाद डेंगू नामक बीमारी में इसकी संख्या 80,000 से भी कम हो जाता है। नॉर्मली कम से कम इसमें 4 से 5 लाख हमेशा रहना चाहिए, लेकिन 1.5 लाख 2 लाख भी रहे तो चलेगा। लेकिन अगर 80,000 से भी कम हो जाए तो फिर ज्यादा समस्या हो जाता है, रोग बहुत ही भयानक हो जाता है। डेंगू नामक बीमारी जो है मच्छर के काटने से होता है और यह बहुत ही खतरनाक साबित। तो अभी तो पूरा फैला हुआ इस टाइप का वायरस। आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट टॉपिक है रक्त के कार्य, कि रक्त के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि रक्त के कौन कौन से कार्य हैं। रक्त पचे हुए भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है। रक्त का क्या काम है दोस्तों? तो पचे हुए भोज्य पदार्थ, जितना भी हम लोग खाना खाते हैं और उसके बाद जो पचता है, खाना पचने के बाद उसे छोटी आंत में भेजने का काम कौन करता है? तो रक्त करता है। उसके बाद रक्त हार्मोन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करता है। रक्त जो है हमारे शरीर में बहुत टाइप के हार्मोन है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। उसके बाद है यह पोषक तत्व में कौन कौन से आएंगे दोस्तों? तो ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा, प्रोटीन, लिपिड, इस टाइप से बहुत सारे पोषक तत्व है जो जिसको हमारे अंगों तक कौन पहुंचाएगा दोस्तों? तो रक्त पहुंचाएगा। उसके बाद रक्त उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करता है। हमारे शरीर में बहुत सारे उत्सर्जित पदार्थ, मतलब वो सभी पदार्थ जिसको हम लोग खाते या पीते हैं, अपशिष्ट के रूप में जो बच जाता है उसे हम लोग उत्सर्जित पदार्थ या तो अपशिष्ट कहते हैं। तो उसको निष्कासन कौन करता है? तो रक्त करता है। आगे है रक्त तापमान को नियंत्रित करता है। हमारे शरीर का टेम्परेचर कौन नियंत्रित करेगा दोस्तों? तो रक्त करेगा। यही कारण है कि मलेरिया बुखार में प्लीहा स्प्लिन प्रभावित होने लगता है, शरीर का तापमान गिर जाता है। हमारे शरीर में जब कौन सा मलेरिया रोग हो जाता है, मलेरिया बुखार हो जाता है, तो क्या होता है? स्प्लिन जिसे हम लोग ब्लड बैंक कहते हैं, उसका क्या होता है कि ब्लड बैंक प्रभावित हो जाता है, जिस कारण शरीर का तापमान नीचे गिरने लगता है। उसके बाद है रक्त शरीर के पीएच मान को नियंत्रित करता है। शरीर के पीएच मान को कौन नियंत्रित करेगा दोस्तों? तो रक्त करता है। तो खून का वैसे पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो 7.4 होता है। उसके बाद आता है लसिका। लसिका क्या होता है? यह हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है जो चिपचिपा होता है, हल्का पीला रंग का, ब्लड में ही पाया जाता। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। जिसमें हीमोग्लोबिन रहता है, इसका अगर हीमोग्लोबिन रहता तो इसका रंग होता लाल।
अगर हीमोग्लोबिन नहीं है तो इसका रंग कैसा है दोस्तों? तो हल्का पीला है। मानव शरीर में बहुत सारी लसिका ग्रंथि पाई जाती है जिससे लसिका निकलकर आगे प्रवाहित होता है। हमारे शरीर में बहुत टाइप के लसिका ग्रंथि पाई जाती है जिससे क्या होता है? लसिका निकलकर आगे की ओर जाती है। लसिका का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है। लसिका केवल एक दिशा में ही प्रवाहित होता है। जैसे क्या होता है कि कोशिका से निकलकर किधर जाएगी? वो हृदय की ओर आगे प्रवाहित होती रहती है। आगे हम चलते हैं दोस्तों। लसिका शरीर को संक्रमण से बचाती है। संक्रमण क्या होता है कि शरीर में अगर कोई भी रोग आता है तो लसिका उससे हमारी रक्षा करता है तथा शरीर में अतिरिक्त जल को अवशोषित कर लेता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ज्यादा जल पी लेते हैं या कोई जल वाला पदार्थ खा लेते हैं, जैसे कुछ भी हो गया, जैसे तरबूज वगैरह हो गया, इस टाइप से खा लेते हैं तो अधिक जल शरीर में, जल की मात्रा क्या होता है कि अधिक हो जाता है। तो उसको अवशोषित कौन करेगा दोस्तों? तो लसिका करती है। उसका लसिका में ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होता है। लसिका में ऑक्सीजन से ज्यादा क्या होता है दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। लसिका घाव भरने का भी काम करता है। लसिका का और भी क्या काम है दोस्तों? तो ये घाव को भी भर देता है। उसके बाद यह रक्त में आरबीसी तथा प्लेटलेट्स के अंदर नहीं पाया जाता। आरबीसी और प्लेटलेट्स में लसिका नहीं पाया जाता है। उसके बाद पोलियो बीमारी में लसिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। जब हमारे शरीर में पोलियो नामक बीमारी हो जाता है, पैरालाइसिस, तो उसे क्या, उसमें क्या होता है कि लसिका तंत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। अब देखते हैं हम लोग रक्त का थक्का बनना या ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग, उसको हम देखेंगे। शरीर में किसी कटे स्थान पर रक्त का जमना ही रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग कहलाता है। फिर से देखते हैं एक बार। शरीर में किसी कटे स्थान पर रक्त का जम जाना, जब हमारे शरीर में कहीं कि कोई भाग कट जाता है तो जब वह ब्लड जम जाएगा उसे ही हम लोग कहेंगे ब्लड क्लॉटिंग कहेंगे या तो रक्त का थक्का बनना कहेंगे उसे। रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट बनने की क्रिया को कैस्केडिंग कहते हैं। जब रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाएगा उसको क्या कहेंगे? कैस्केडिंग कहेंगे। शरीर का जब कोई भाग कटता या फटता है तो शरीर से क्या आने लगता है दोस्तों? तो खून बाहर आने लगता है, रक्त बाहर आने लगता है और वायु के संपर्क में आकर वायु से अभिक्रिया कर लेता है, जिस कारण से रक्त में उपस्थित थ्रोम्बोसाइट जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। जब हमारे शरीर से रक्त बाहर निकलने लगता है तो क्या होता है? ऑक्सीजन उससे अभिक्रिया कर लेता है और थ्रोम्बोसाइट से किस में बदल जाएगा दोस्तों? तो थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। और यह थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है कैल्शियम से क्रिया करके रक्त में पहले से उपस्थित होता है प्रोथ्रोम्बिन, उसको क्या में बदल देगा दोस्तों? तो थ्रोम्बिन में बदल देता है। हमारे शरीर में जो अभी बनता है थ्रोम्बोप्लास्टिन या कैल्शियम से क्रिया करके हमारे शरीर में जो पहले से उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन होता है उसको थ्रोम्बिन में बदल देता है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। प्रोथ्रोम्बिन रक्त में पहले से उपस्थित फाइब्रिनोजिन से क्रिया करके इसे फाइब्रिन में बदल देता है। क्या होता है कि रक्त में पहले से जो उपस्थित होता है फाइब्रिनोजिन उससे क्रिया करके फाइब्रिन में बदल देता। कौन दोस्तों बदल देता? तो थ्रोम्बिन बदल देता है। उसके बाद है फाइब्रिन की रचना जाली नुमा होती है। फाइब्रिन की जो रचना होती है दोस्तों वो जाली के आकार की होती है, नेट के आकार की होती है। उसके बाद फाइब्रिन रक्त में रुधिराणु, मतलब मुख्य रूप से आरबीसी, रुधिराणु बोले तो आरबीसी में आकर क्या होता है दोस्तों? तो फंस जाता है उसमें, जिस कारण रक्त का बहाव क्या होता है दोस्तों? तो रुक जाता है और इसे ही हम लोग रक्त का संदन या तो रक्त का थक्का बनना कहते हैं। तो देखिए दोस्तों अभी हम लोगों ने तुरंत पढ़ा था कि थ्रोम्बोसाइट अगर वायु से अभिक्रिया कर लेगा तो क्या बन जाएगा? तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। उसके बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन अगर मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? थ्रोम्बिन बन जाएगा।
उसके बाद थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन दोनों एक साथ मिल जाए तो क्या बन जाएगा दोस्तों? फाइब्रिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फाइब्रिन। उसके बाद फाइब्रिन और रुधिराणु मतलब आरबीसी एक साथ हो जाए तो क्या हो जाएगा? रक्त का थक्का हो जाएगा, रक्त जम जाएगा। अब हम लोग देखें रक्त स्कंदन के अनिवार्य पदार्थ कौन कौन से? रक्त स्कंदन में मतलब किसका किसका भूमिका है? रक्त स्कंदन में सबसे पहला है विटामिन। तो विटामिन कौन सा आएगा? रक्त के थक्का बनने में कौन सा विटामिन काम आता है दोस्तों? तो विटामिन के काम आता है। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसके बाद रुधिराणु में कौन सा आता है? तो स्कंदन में काम आता है थ्रोम्बोसाइट। कौन सा काम आता है? थ्रोम्बोसाइट काम आता है। उसके बाद धातु या तत्व में कौन सा होता है? रक्त स्कंदन में तो कैल्शियम। कौन सा होता है दोस्तों? तो कैल्शियम। जिसकी परमाणु संख्या कितना है? 20। परमाणु संख्या 20। उसके बाद प्रोटीन। प्रोटीन में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? तो फाइब्रिनोजिन तथा प्रोथ्रोम्बिन होता है। कौन कौन दोस्तों? तो फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। ब्रेन हेमरेज यानी नसों का फटना, इसका मुख्य कारण है विटामिन के की कमी। दोस्तों ब्रेन हेमरेज क्या होता है कि हमारे ब्रेन में जो नस है उसमें अगर ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड जम जाता है तो हमारा ब्रेन जो क्या होता है? हेमरेज हो जाता है, नस फट जाता है। किसके कारण? तो विटामिन के कारण ऐसा होता है। शरीर के अंदर यदि रक्त जम जाए तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो जाएगी। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर ब्लड जम जाएगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। क्योंकि ब्लड का जो सर्कुलेशन है, परिवहन है, एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं पहुंच पाएगा, जिस कारण क्या हो जाएगा? ब्लड क्लॉट हो जाएगा। और ब्लड क्लॉट के कारण क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। उसके बाद रक्त के अंदर हिपैरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हमारे शरीर में रक्त के अंदर हिपैरिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, जो क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग से होने से रोकता है, खून को जमने ही नहीं देता है। कौन दोस्तों? तो हिपैरिन नामक प्रोटीन। उसके बाद इसीलिए इस हिपैरिन को क्या कहते हैं? एंटी क्लॉटिंग या एंटी कोगुलेंट कहते हैं। दोस्तों हिपैरिन क्या होता है? ब्लड को रुकने नहीं मतलब जमने नहीं देता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटी क्लॉटिंग। उसके बाद हिपैरिन नामक जो प्रोटीन है वायु के संपर्क में आते ही निष्क्रिय हो जाता है, मतलब उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाता। जब उस वायु के संपर्क में आता है हिपैरिन तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, ताकि खून का थक्का बन सके। क्या होता कि अगर इसका हिपैरिन वायु के संपर्क में नहीं आता तो क्या होता? खून का थक्का बनने लगता है। अगर यह सक्रिय रहेगा, अगर हिपैरिन सक्रिय रहेगा तो खून का थक्का बनने नहीं देगा, लेकिन अगर वह वायु के संपर्क में आकर निष्क्रिय हो जाएगा तो क्या होगा? खून का थक्का बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हीमोफीलिया। दोस्तों हीमोफीलिया नामक जो बीमारी है वह यह एक आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया जो है आनुवांशिक रोग है। इस रोग में खून का थक्का नहीं बनता। इसमें क्या होता है दोस्तों? हीमोफीलिया, जिस भी व्यक्ति को हीमोफीलिया नामक बीमारी है उसमें क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता। ब्लड क्लॉटिंग की समस्या मतलब ब्लड उसमें जमता ही नहीं है, रक्त का थक्का नहीं बनता। अतः हमारे शरीर के कटा हुआ भाग है हमारे शरीर का से रक्त का थक्का या रक्त का बहाना नहीं रुकता है। क्या होता है? अगर जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया है, अगर कहीं पर उस व्यक्ति का हाथ या पैर कोई भी शरीर का कोई भी भाग अगर कट गया हो तो क्या होता है? खून का बहना नहीं रुकता है, खून हमेशा चलते रहेगा, हीमोफीलिया जिस भी आदमी को हुआ हो। दोस्तों यह जो हीमोफीलिया नामक बीमारी है इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को हो गया था, जिस कारण इस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं? रॉयल डिजीज भी कहते हैं। रॉयल डिजीज किस बीमारी को कहेंगे दोस्तों? हीमोफीलिया को कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं रक्त समूह। दोस्तों रक्त समूह क्या होता है? ब्लड ग्रुप क्या होता है? तो हम लोग देखते हैं रक्त समूह की जो खोज है सबसे पहले किसने किया था? लैंड स्टीनर नामक विद्वान ने किया था। रक्त समूह की खोज किसने किया था दोस्तों? तो लैंड स्टीनर नामक एक विद्वान ने किया था। मानव में मुख्य रूप से 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। रक्त वर्ग कितने होते हैं दोस्तों? तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं?
ए बी तथा ओ। कौन कौन से? ए बी तथा ओ, जिसमें दोस्तों ए बी को सर्वग्राही, ए बी को सर्वग्राही ब्लड ग्रुप और ओ को सर्वदाता, ओ को सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहा जाता है। इसको हम लोग और आगे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। रक्त समूह की विभिन्नता के कारण आरबीसी में पाया जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन है। फिर से इसको देखते हैं दोस्तों, क्या कहा? रक्त समूह की विभिन्नता के कारण, रक्त समूह बहुत टाइप के, 4 टाइप के होते हैं, इसके कारण आरबीसी में जो पाया जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन है, इसको लैंडस्टीन ने क्या नाम दिया? तो एंटीजन नाम दिया। क्या नाम दिया दोस्तों? तो एंटीजन नाम दिया। दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं कि एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो 2 प्रकार होते हैं, ए तथा बी। ब्लड ग्रुप होते हैं 4 प्रकार के, ए बी तथा ओ। लेकिन एंटीजन कितने प्रकार के दोस्तों? ए और बी। एंटीजन के आधार पर रक्त को 4 भागों में बांटा गया है। एंटीजन के आधार पर रक्त को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? तो 4 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से उसको देखते हैं हम लोग। जिसमें एंटीजन ए होगा वह ब्लड ग्रुप भी ए होगा। क्या होगा दोस्तों? जिसमें एंटीजन ए होगा ब्लड ग्रुप भी ए होगा, और जिसमें एंटीजन बी होगा उसका ब्लड ग्रुप भी क्या होगा दोस्तों? बी होगा, और जिसमें एंटीजन ए बी होगा उसका ब्लड ग्रुप भी ए बी होगा। लेकिन जिसमें एंटीजन नहीं होगा वह ब्लड ग्रुप ओ होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, जिसमें एंटीजन ए होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा दोस्तों? तो ए होगा, और जिसमें एंटीजन बी होगा उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी, और जिसमें एंटीजन ए बी होगा उसका ब्लड ग्रुप भी क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ए बी हो जाएगा। लेकिन जिसमें एंटीजन नहीं पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। ठीक है दोस्तों, इसको नोट करके लिख लीजिएगा एक, कि रक्त के प्लाज्मा में भी एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं एंटीबॉडी। रक्त के प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो एंटीबॉडी कहते हैं। उसके बाद देखते हैं, यह एंटीबॉडी बीमारी से हमारी रक्षा करता है। रक्त के प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे हम एंटीबॉडी कहते हैं, और यही एंटीबॉडी क्या करता है? एंटीबॉडी हमारे शरीर में आने वाली बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। और इस एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट में होता है। इस एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? तो लिम्फोसाइट में होता है। अब हम लोग देखेंगे रुधिर वर्ग में ऊपर से एंटीबॉडी तथा एंटीजन क्या होता है। कॉलम बना लीजिएगा आप लोग, एक तरफ रुधिर वर्ग, एंटीजन और एंटीबॉडी, 3 कॉलम बना लेना। उसके बाद रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग ए में एंटीजन पाया जाएगा ए, और एंटीबॉडी पाया जाएगा बी। एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा दोस्तों? तो बी पाया जाएगा। उसके बाद रुधिर वर्ग बी में एंटीजन पाया जाएगा बी, रुधिर वर्ग बी में एंटीजन भी पाया जाएगा बी, और एंटीबॉडी जो पाया जाएगा ए। उसके बाद ए बी में एंटीजन पाया जाएगा ए बी, और एंटीबॉडी नील हो जाएगा, मतलब एंटीबॉडी कुछ भी नहीं बनेगा। उसके बाद रुधिर वर्ग ओ में एंटीजन रहेगा नील, मतलब एंटीजन इसमें बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है जिसमें एंटीजन नहीं होगा वह ब्लड ग्रुप होगा ओ। इसलिए ओ रुधिर वर्ग में एंटीजन नहीं बनेगा, लेकिन एंटीबॉडी बनेगा ए बी। तो दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो मेरी आगे आने वाली वीडियो होगी आप तक सबसे पहले पहुंचे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।